हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉस्फोरस केमिस्ट्री क्लासेस। और आज की जो वीडियो है वो होगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो PYB पोला यूरकानिस ब्रूस नाम की बुक से करने वाले हैं। और ये स्पेशली जो लोग बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। बाकी अगर आप जेई और बाकी नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसको देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में आई डोंट थिंक कि पढ़ने की ज़रूरत है इसको। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है देन यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। ओके, सो इसमें सबसे पहले मैं टॉपिक्स बताती जाऊंगी, ठीक है, समझाती जाऊंगी। जो जो मेरे को जो जो हम पढ़ेंगे वो समझती समझाती जाऊंगी। आप चाहो तो बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज आप इसी के थ्रू आप रेफ़र कर सकते हो लेटर ऑन। तो सबसे पहले आता है द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हो। ये है शुगर केन की पिक्चर। ठीक है, आई डोंट नो कितनी क्लियर है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं है। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और क्लियर वीडियोज़ आएँ। ठीक है, सो ये ना शुगर केन फील्ड की पिक्चर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। बेसिकली बायो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स. The first group of bioorganic compounds we will look at are carbohydrates, the most abundant class of compounds in the biological world, making up more than 50% of the dry weight of Earth's biomass. Carbohydrates are important constituents of all living organisms and have a variety of different functions. Some are important structural components of cells, others acts as recogenation sites on the cell surfaces. सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि बहुत तरह के बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या? बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी उसी में आते हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी में भी होते हैं ना, या प्लांट्स में या एनिमल्स में पाए जाते हैं, वो बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ मैं। और ये जो हम पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, ये आती है यूनिट 7 में। इसमें 3-4 चैप्टर्स हैं, 3-4 से तो ज़्यादा है खैर, लेकिन मेनली जो टॉपिक्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है, प्रोटीन्स के बारे में है, एंजाइम्स के बारे में है, विटामिन्स के बारे में है। ये सारी चीज़ें ना बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो ये जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हम इसको पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ 6 to 7 चैप्टर्स, और ये फर्स्ट चैप्टर है उनमें से। तो यहाँ पे इसीलिए बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ना बताया हुआ है। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दे मेकअप 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द अर्थ्स बायोमास। ठीक है, और उनके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें पता ही है ना, बहुत चीज़ों में पाया जाता है, बेसिकली भी पढ़ा हुआ है, जैसे पोटैटो में पाया जाता है, और आपका और सब्जियों में भी पाया जाता है, बहुत जगह पाया जाता है। बॉडी में होता है, ऑफ कोर्स राइस में होता है, हम जो भी खाते हैं उनमें कार्ब्स होते ही हैं मोस्टली। अब आप अगर प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो तो बात अलग है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इवेंट इन ईच एंड एवरी लाइफ is when a sperm cell recognizes a carbohydrate on the outer surface of an egg. Other carbohydrates serve as a major source of metabolic energy. The leaves, fruits, seeds, stems, and roots of plants, for instance, contain carbohydrates that plants use for their own metabolic needs, and they also serve the metabolic needs of animals that can eat them. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कहाँ कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आवर लाइफ, है ना, टू वॉट वी ईट। ठीक है, एंड वॉट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो, और प्लांट्स को भी यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। वो सब कुछ जो है वहाँ सब में कार्बोहाइड्रेट्स का ना रोल होता है। ठीक है, ये आप एक बारी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स, बस पढ़ सकते हो कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, yet their reactivity is governed by the same principles that govern the reactivity of comparatively simple organic molecules we have discussed so far. In other words, the organic reactions that chemists carry out in the laboratory are in many ways just like those performed by nature inside a cell.
Thus, bioorganic reactions can be thought of as organic reaction that take place in tiny flasks called cells. अच्छा, अब देखो हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। और बीइंग अ केमिस्ट हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ऑर्गेनिक में तो बेसिकली रिएक्शन ही करते हैं। अगर आपने बैचलर्स की हुई है या मास्टर्स कर रहे हो या उससे भी आगे तक पढ़े हुए हो, तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे मेनली रिएक्शंस ही करते हैं, ठीक है। तो बायो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उसको ना यहाँ कंपेयर किया है राइटर ने, या राइटर बोलना चाहता है कि जो बायो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली में भी होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि वो सेल्स वो फ्लास्क की तरह हैं जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो थोड़ा सा ना फिलोसफिकली आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता है। आगे आप पढ़ो, ऑल्दो मोस्ट बायोऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव Although most bioorganic compounds have more complicated structure than those of the organic compounds you are now used to seeing, do not let the structures fool you into thinking that their chemistry must be equally complicated. One reason the structures of bioorganic compounds are more complicated is that they must recognize each other. Much of their structure is for that very purpose a function called molecular recognition. अब ना आपने जितने भी चीज़ें पीछे पढ़ी होंगी, अगर आप पीछे का पढ़ चुके हो बेसिकली एल्डिहाइड्स कीटोन्स इन सब के बारे में पढ़ चुके हो, तो उनकी जो बेसिक यूनिट थी ना वो बहुत ही सिंपल थी। कीटोन के लिए C+O, एसिटल्डिहाइड के लिए CHO, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा, थोड़े टफ स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन वो दिखने में ही टफ होंगे। एक्चुअली में वो मॉलिकुलर रिकॉग्निशन उनमें डिफरेंशिएशन करने के लिए वो थोड़े से लंबे लेंदियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उनको पढ़ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ऑल्दो यहाँ भी आपको थोड़े से मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो हर जगह ही करनी होती है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नहीं कर पाओगे। Early chemists noted that carbohydrates have molecular formulas that make them appear to be hydrates of carbon, hence the name, ठीक है। Structural studies later revealed that these compounds are not hydrates because they do not contain intact water molecules. Nevertheless, the term carbohydrate persisted. अब इसका नाम कार्बोहाइड्रेट ही क्यों दिया गया, ये हमें पता चल गया। एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जो एक तरह की होती है ना। पोटैटो में स्टार्च के उसमें रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और अलग अलग जगह अलग अलग तरह से ये पाया जाएगा, ग्लूकोज के उसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो टर्म आई ये कहाँ से आई। देखो, जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें ना डिस्कवर हुई थी तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जितने भी इनके फार्मूलाज बन रहे हैं या जो ये मॉलिक्यूल से बन रहे हैं ना, ये बहुत सारे वाटर को मिला के, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिला के और उसमें कार्बन के साथ लिंक करके कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। हाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो जो पानी से रिलेटेड हो, है ना। और कार्बन हमें पता ही है, तो ये कार्बन का कार्ब लेके वाटर का हाइड्रेट वर्ड लेके, है ना, यानी कि एक तरह से मिक्सड अप इन वाटर या इस तरह से होता है इसका मतलब। तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो इनको नाम यहाँ से मिला, ठीक है। पर बाद में जो हम साइंटिस्ट ने जो स्टडीज़ की उससे पता चला कि ये जो हाइड्रेट्स हैं ये एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए कार्बन्स नहीं है, इनके अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने, ठीक है। बट नाम कार्बोहाइड्रेट्स रखा जा चुका था, इस पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते थे, इसलिए आज भी कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हैं। तो इस वर्ड में आपको कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है कि दे आर नॉट एक्चुअली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर जब स्टार्टिंग में इनकी स्टडी हो रही थी तो साइंटिस्ट को ऐसा सिर्फ लगा था, तब ये नाम रखा जा चुका था, तो वो चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अब आपको लगता है कुछ इम्पॉर्टेंट है या कुछ है ज़रूरी तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। या कुछ इम्पॉर्टेंट है तो पॉइंट्स भी लिख सकते हो। वैसे मेरे को लगता नहीं है, हाँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल स्टॉप में देखना। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सच एज ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स सच एज फ्रक्टोज, and compounds formed by linking polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones together.
The chemical structures of carbohydrates are commonly represented by Fischer projections. Notice that both glucose and fructose have the molecular formula of C6H12O6, consistent with the general formula C6H2O whole 6 that made early chemists think that these compounds were hydrates of carbon. Notice too that the structures of glucose and fructose differ only at the top two carbons. ये तो सिर्फ पढ़ने की बात हो गई, मैं समझा देती हूँ. बेसिकली रीड भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि ना आप लोग भी सीख सको रीडिंग करना. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स हमें पता है क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड. ये जो टॉप में है ना, C डबल बॉन्ड O है, ये दिख रहा है, आई डोंट नो, पर इसको बोलते हैं CHO ग्रुप. इसको बोलते हैं CHO ग्रुप, और ये होता है एल्डिहाइड. ठीक है, और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन ग्रुप. कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप. इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप. ठीक है, तो अब ये क्या है पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ना एल्डिहाइड ग्रुप उनमें होंगे. ठीक है, और या फिर हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. ठीक है, उनमें कीटोन्स होते हैं और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं. हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप्स. ठीक है, एक CHO है या एक से ज़्यादा CHO है, उसके साथ OH ग्रुप्स हैं, OH लिंकेजेस हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शंस. तो ये फिशर प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंटेड होते हैं. ठीक है, ये मैं मार्क भी कर देती हूँ इफ़ यू वांट. वैसे तो हर चीज़ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा, बट स्टिल. ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर आपको फिशर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते हैं तो वेरी सून वील बी अपलोडिंग अ वीडियो, और अगर वो अपलोड हो चुकी होगी, आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सीधे देख सकते हो फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है. ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शंस. ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला अगर आप देखोगे, मॉलिकुलर फार्मूला आई होप आपको पता होगा, कितने कितने मॉलिक्यूल हर एक एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, वो टुगेदर अगर उनको लिखते हैं तो मॉलिकुलर फार्मूला बनता है. तो मॉलिकुलर फार्मूला अगर आप देखोगे, इट इज़ C6H12O6. अगर अब इसको आप H2O में कन्वर्ट करो तो आप देखोगे H2O लो और उसके बाहर ब्रैकेट लगा के 6 कर दो, इंटू 6 कर दो, नीचे जो पावर है, तो यू विल गेट द जनरल फार्मूला C6H2O होल 6. ठीक है, इसी फार्मूले की वजह से साइंटिस्ट को स्टार्टिंग में लगा कि ये हाइड्रेट्स हैं कार्बन के. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं. अब देखो, इसमें फिशर प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है, वो बताया हुआ है आपको. फिशर प्रोजेक्शन में क्या बताया हुआ है, पहले देखते हैं हम. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेसिकली ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे नीचे डी ग्लूकोज भी लिखा हुआ है. डी ग्लूकोज क्या है, एल ग्लूकोज क्या है, वो हम देखेंगे आगे, बट फिलहाल डी ग्लूकोज देख लेते हैं. तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वी हैव, सबसे नीचे हमारे पास CH2OH है, फिर उससे 1 2 3 4 कार्बन अटैच्ड हैं, जिनमें या तो आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड OH ग्रुप है और दूसरी साइड H ग्रुप है. और जो 6th कार्बन है जो कि टॉप में है, वहाँ CHO ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, इसीलिए ये एल्डिहाइड है, क्योंकि ऊपर जो है CHO ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, OH बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोला है. बनाना सीखेंगे, बट पहले समझ लो. ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिशर प्रोजेक्शन डी फ्रक्टोज का. इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. नीचे CH2OH है, ठीक है, फिर 3 कार्बन्स हैं, उनके साथ आइदर साइड या तो लेफ्ट या राइट में OH ग्रुप अटैच्ड है, और फिर जो 5th कार्बन है उसमें C डबल बॉन्ड O आ रहा है. ठीक है, यानी कि कीटोन ग्रुप अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. और जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अगेन अटैच्ड है, CH2OH है, जैसे नीचे है वैसे ही. ठीक है, तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है. आपको कुछ याद नहीं करना है अभी, आपको याद हो जाएगा ये जैसे जैसे चैप्टर चलेगा. ठीक है,
आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको फिशर स्ट्रक्चर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो देखना, मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएगी थोड़े टाइम में, नहीं तो किसी और चैनल से देखना चाहते हो वैसे देख लो, ठीक है। तभी ये समझ आएगा बेटर ये चैप्टर। तो फिशर प्रोजेक्शन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया। फोटोसिंथेसिस हम सबको पता ही है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले इसको। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज ग्लूकोज। Animals obtain glucose from food that contains glucose, such as plants. Plants produce glucose by photosynthesis. During photosynthesis, plants take up water through their roots and use carbon dioxide from the air to synthesize glucose and oxygen. फिर रिएक्शन है उसके बाद, because photosynthesis is the reverse of the process used by organisms to obtain energy, specifically the oxidation of glucose to carbon dioxide and water. Plants require energy to carry out photosynthesis. They obtain that energy from sunlight, which is captured by chlorophyll molecules in green plants. Photosynthesis uses the carbon dioxide that animals exhale as waste and generates the O2 that animals inhale to sustain life. Nearly all oxygen in the atmosphere has been released by photosynthetic process. Okay, ये आप रीड कर सकते हो खुद भी, ठीक है। ये मैं रीड ना भी करूँ तो चलेगा, आई नो, बट स्टिल मैं रीड कर रही हूँ ताकि आपको बुक के साथ भी थोड़ा कनेक्टिविटी फील हो, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो हर जगह अवेलेबल ही होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज़ ग्लूकोज। हमें पता है यार ग्लूकोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, और ऊपर हमने पढ़ा भी है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देख लो, एल्डिहाइड ग्रुप है इसके स्ट्रक्चर में, बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। दैट्स वाई इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो, ठीक है। अब एनिमल्स प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, पता है ना कहाँ से एनिमल प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी से, ठीक है। इक्वेशन में भी दिया हुआ है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है। एरो आप देख रहे हो, फोटोसिंथेसिस वाला जो है वो जा रहा है आपका राइट साइड जा रहा है, आई थिंक, है ना। और जो लेफ्ट साइड जा रहा है जो एरो, वो आप देख रहे हो CO2 और H2 और एनर्जी में जा रहा है। ये रेस्पिरेशन दिखा रहा है, ठीक है। बेसिकली ग्लूकोज और O2 प्रिपेयर होगा, और कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के थ्रू होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स जो होते हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते ही हैं, पानी हम प्लांट्स को देते ही हैं, और एनर्जी वो किससे लेते हैं? सनलाइट से लेते हैं, ठीक है। उसके थ्रू वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। जो है ना फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स तो रेस्पिरेशन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस उससे बिल्कुल अपोजिट है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दोनों तरफ चलता है। मतलब एनिमल्स क्या कर रहे हैं? उसी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, और वाटर बना रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। और उससे बिल्कुल अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लेके प्लांट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ है, और इसको बताया भी क्यों गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है नेचर में, इसीलिए बताया गया है। अब आप देख लो यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो बस देखने के लिए, वो ज़्यादा समझ नहीं आएगा इनो, बट स्टिल देख लो। अब इसके बाद में आता है क्लासीफाइंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Classifying carbohydrates. The term carbohydrate, saccharide, and sugar are used interchangeably. Saccharide comes from the word for sugar in several early languages. Simple carbohydrates are monosaccharides. Complex carbohydrates contain two or more monosaccharides linked together. Disaccharides contain two monosaccharides linked together. Oligosaccharides contain 3 to 10. And polysaccharides contain 10 or more. Disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides can be broken down to monosaccharides by hydrolysis. Okay. ओके, तो ना कार्बोहाइड्रेट्स ना
अलग अलग तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं उनको। कार्बोहाइड्रेट को ना सेक्राइड वर्ड भी यूज़ करते हैं, शुगर के लिए यूज़ करते हैं सेक्राइड वर्ड, ठीक है। और हमें पता ही है ग्लूकोज फ्रक्टोज ये टाइप ऑफ शुगर्स ही होती हैं समवॉट, है ना। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो क्लासिफिकेशन है ना वो सेक्राइड वर्ड से होती है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स, यानी कि उसमें एक ही शुगर यूनिट है, ठीक है, एक ही CHO ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में जो 2 मोनोसेक्राइड्स एक साथ जुड़ जाते हैं, जब एक मोनोसेक्राइड हुआ कोई दूसरा मोनोसेक्राइड हुआ, दोनों जुड़ गए तो वो बनाते हैं डाइसेक्राइड, ठीक है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन वो आती है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड होता है अगर 3 से लेकर के 10 तक शुगर यूनिट्स हैं अटैच्ड। शुगर यूनिट्स का मतलब है जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो 3 से 10 एक साथ जुड़ गए हैं, 3 से लेकर के 10 तक नंबर में, तो उनको ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। और अगर 10 से भी ज़्यादा हैं एक साथ जुड़े हुए तो उनको पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये जो अलग अलग तरह के सेक्राइड्स हैं, इनको हम मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर वो कैसे करेंगे? हाइड्रोलिसिस से, बाय रिएक्टिंग इट विथ वाटर, हाइड्रोलाइजिंग इट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड समटाइम्स। देखेंगे वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। बट जैसे ये एम बहुत सारी यूनिट्स दिख रही है ना, इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक उतने ही नंबर के मोनोसेक्राइड आ जाएंगे। जैसे 10 क्या मैं मानती हूँ 8 मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए हैं एक चेन में, ठीक है। और उन्होंने बनाया हुआ है ओलिगोसेक्राइड, क्योंकि 8 हैं, ठीक है। अब हम उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो ओलिगोसेक्राइड है जिसमें 8 मोनोसेक्राइड्स हैं वो सब टूट जाएंगे 8 के अलग अलग। तो हमें 8 अलग अलग मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे जो अलग अलग हो गए होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोनोसेक्राइड्स आर ईदर एल्डोसिस और कीटोसिस। सो मोनोसेक्राइड्स आर ईदर एल्डोसिस और कीटोसिस। पढ़ लेते हैं। अ मोनोसेक्राइड कैन बी अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सच एज ग्लूकोज और अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सच एज अ फ्रक्टोज। Polyhydroxy aldehydes are aldoses and polyhydroxy ketones are ketosis. Monosaccharides are also classified according to the number of carbon they contain. Those with 3 carbons are trioses, those with 4 carbons are tetroses, those with 5 carbons are pentoses, ठीक है। अब देख लो एल्डोसिस और कीटोसिस में ना कार्बोहाइड्रेट्स के नाम दिए गए। अब हर बार तो हम नहीं लिखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर वो ग्लूकोज की तरह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला है, तो उसको एल्डोसिस बोलते हैं। और अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसको कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ऑल्सो नंबर ऑफ कार्बन जितने उनमें प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से भी ना मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई किया गया है। और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ मोनोसेक्राइड्स का है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड वो होता है कितने कितने आपके पास मोनोसेक्राइड्स एक यूनिट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड्स के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं और किस टाइप के ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हम उन्हें एल्डोसिस और कीटोसिस में वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोज विथ 3 कार्बन्स आर ट्रायोसिस, दोज विथ 4 कार्बन्स आर टेट्रोसिस, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लगे यू कैन सी इट, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे द DLN नोटेशन। द स्मॉल एल्डोज एंड द ओनली वन हुज नेम डज नॉट एंड इन ओज इज ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल्डोट्रायोस, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना जिसमें D और L नोटेशन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको ना रीड कर लेना इतने एक बारी, ठीक है, ताकि मैं समझा सकूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लो। आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।